विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी बिसात बिछाने का आगाज करते हुए मंगलवार को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया नाम से नए गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये इंडिया 2024 में एनडीए और पीएम नरेंद्र मोदी को पराजित करके दिखाएगा। खास बात यह कि इस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया और इसे नाम को रखने में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राहुल गांधी की अहम भूमिका रही। लेकिन इन सबके बीच एक खबर यह सामने आ रही है कि नीतीश कुमार गठबंधन के इस नाम से यानी कि इस इंडिया के नामकरण से नाराज चल रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस गठबंधन का नाम इंडिया पड़े। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा इस नाम का क्या मतलब है। इतना ही नहीं, वो कहते दिखे कि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से गठबंधन के नाम पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से एंड मोमेंट पर इस गठबंधन को हाईजैक करने का काम किया, उससे जेडीयू और आरजेडी इनके नेताओं में नाराजगी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए शामिल नहीं हुए। ऐसे में बीजेपी का यह भी दावा कि नीतीश कुमार नाराज होकर बेंगलुरु से लौट आए हैं। विपक्ष की बैठक में शामिल हुए आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने बैठक को लेकर कई राज खोले। बेंगलुरु में हुई बैठक को लेकर जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बैठक में हर नेता ने लोगों के मुद्दों और उनके एजेंडे के बारे में बात की। बैठक में देश की चुनौतियों के बारे में बात की गई, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पर जीरो डिस्कशन हुआ है। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई रणनीति, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं। ऐसे में विपक्ष जहां 24 की तैयारी में जुटा है, उससे पहले गठबंधन के नाम को लेकर ये तनातनी किस तरफ इशारा करती हुई, आज इसी पर करेंगे बात। क्योंकि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा। उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे, 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था। ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं कि आपका इंतजार कर रही है 6:05 में फ्लाइट उड़ेगी। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो बैठक का ही हिस्सा, कोई अलग चीज़ नहीं है। अब पिछले बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश को छोड़ के चले गए। तो हम लोग को जो आशंका है कि एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व तो नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था। उल्टे खिलाफ में ही कुछ पोस्टर ज़्यादा लगे हुए थे। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं न कहीं नाराज होकर वो निकल आए। तो इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। लेकिन कोई सामान्य घटना नहीं है ये। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल पिछली बार वॉकआउट करके चले आए थे, उसी से मिलती जुलती ये घटना है। नाराज है काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़। तो आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद, स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान भी हमारे साथ उपस्थित, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद, स्वागत है आपका। और जेडीयू नेता मनोज लाल दास मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हिमांशु कुमार जी आपके साथ। भाई, सारी मेहनत की नीतीश कुमार ने जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ मिलकर पूरी ये जो कवायद शुरू की गई थी, जद्दोजहद शुरू की गई थी, हाईजैक कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव चले गए वहां से, नहीं उपस्थित हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कहिएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दिशा, उसका जो बुनियाद है वह आपको झूठ और फरेब पर ही आधारित है। तो जो झूठ और फरेब पर आधारित इसका राजनीतिक बुनियाद हो, तो फिर उसका क्या करना है? ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है।
माननीय श्री नीतीश कुमार जी इस विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार हैं और नीतीश कुमार जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है और कोई इस तरह की बात कहीं से भी नहीं। लेकिन अंदर खाने से सर खबरें ऐसी है कि मेहनत करे नीतीश कुमार और मलाई खाए राहुल गांधी। ऐसा कुछ नहीं है, आप समझिए बात को। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं के और रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आज अभी कोई चेहरा तय नहीं हुआ है। हम लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर बात कर रहे हैं। इस देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, लोकतंत्र पर जो तलवार लटकी हुई है, लोकतंत्र पर जो घोषित आपातकाल है, लोकतंत्र जिस तरह से वेंटिलेटर पर इस देश में, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। हम लोगों ने तो नरेंद्र मोदी जी पर चर्चा ही नहीं किया। लेकिन हमारी चर्चा इस जनता की समस्याओं पर हुई है। हम देश की जनता को इस समस्या से कैसे बाहर निकालेंगे, भाजपा की तानाशाही को कैसे खत्म करेंगे, कैसे इस देश का जो संसाधन है, जो कुछ लोगों मुट्ठी भर लोगों के पास अभी नीड है, उसको कैसे आम जनता के पास ले जाएंगे। इस देश में सबको शिक्षा, नौजवानों को रोजी रोटी, किसानों को मान और सम्मान किस तरह से मिलेगा, हमारी चर्चा इस पर हुई है। हमारी चर्चा कहीं किसी दल के खिलाफ नहीं है। इस देश की आम और आवाम के जीवन यापन में कैसे उत्थान हो, कैसे उसका बढ़िया हो, इसको लेकर के हमारी चर्चा हुई है। उसमें कैसे तरक्की हो, इसके लेकर चर्चा हुई है। कहीं किसी नाम पर चर्चा नहीं हुई है। और हमारे जो भी नेता हैं विपक्षी दल के, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे बड़े नेता हैं, उनका फोटो लगा हुआ था, सुन रहे थे सुशील कुमार मोदी जी का। जाहिर तौर पर बड़े नेता है नीतीश कुमार भी, लालू प्रसाद यादव भी, तो फिर वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल क्यों नहीं हुए? उनकी कोई फ्लाइट तो छूटे जाने नहीं थी, चार्टर्ड फ्लाइट से वो जाने वाले थे। ऐसे में थोड़ी देर बाद से चले जाते तो क्या ही फर्क पड़ता। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं मनोज लाल दास, मनोज जी से इस पर रिएक्शन चाहूंगी। मनोज साहब, नीतीश कुमार नाराज है क्या? आपकी मेहनत पर पानी फिर गया क्या? मनोज जी की आवाज दीजिए। हाँ बोलिए सर। अब अंदर खाने से आपको जानकारी मिल रही हो, पता नहीं आपका अंदर खाने का क्या सूत्र है कि इंडिया के नाम पर तो इसके नाम पर ये सब कोई बातचीत नहीं है। ये अंदर खाने का मतलब भाजपा है। अब तो भाजपा को क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? अगर मान लीजिए कि नीतीश जी नाराज हैं तो भाजपा को क्यों बेचैनी हो रही है, क्यों पेट में दर्द हो रही है? एक बार तो नीतीश जी ने जब बैठक की शुरुआत की तो छटपटाहट बीजेपी को शुरू हुई। जब बैठक किया तो ले देके जिसको आज तक लतियाते रहे वो सबको पैर पकड़ के ले आकर 38 को दिखा दिए और एक आदमी दूसरे आदमी को बोलने नहीं दिए। कहाँ कोई दूसरा आदमी का बयान उसमें आ रहा था, एकमात्र प्रधानमंत्री का। तो ये अपना स्थिति को देखे, इनकी छटपटाहट क्यों शुरू है? अच्छा, बीजेपी की छटपटाहट पर मैं उनसे सवाल जवाब करूंगी, लेकिन आप मुझे मनोज लाल दास, मनोज जी इतना समझा दीजिए कि अगर नीतीश कुमार नाराज नहीं थे, अगर इंडिया नाम पर कोई उनकी तरफ से एतराज नहीं जताया गया, इफ एवरीथिंग वाज फाइन, ऑल वाज वेल, तो फिर वो इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित क्यों नहीं थे? ऐसा इस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम उनके पास क्या था? क्योंकि देखिए, न सिर्फ एनडीए, पूरे देश की निगाहें, तमाम लोगों की निगाहें, तमाम पत्रकारों की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई थी। और पिछली बार आप लोगों ने वो हश्र भी देखा था जब अरविंद केजरीवाल नहीं मौजूद थे तो कितने सारे सवाल खड़े हुए थे। तो ये सवाल खड़े करने का मौका दिया क्यों आप लोगों ने? सवाल खड़ा करने वाले सवाल खड़ा करते रहे ना, उनके सवाल खड़ा करने से हमारे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और नीतीश जी हो या लालू जी हो, ये दोनों आदमी इस गठबंधन के सूत्रधार हैं और सूत्रधार रहेंगे। इसीलिए ये सब जो सवाल पैदा कर रहे हैं वो सवाल पैदा करते रहे। हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रही है। आज भी सवेरे सभी लोगों की बातचीत आपस में हुई है। कौन कौन 11 लोग रहेंगे उस पर चर्चा उनके अपने व्यक्तिगत रूप से हो रही है। लेकिन ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, प्रेस
कॉन्फ्रेंस में है, इससे कोई मतलब नहीं। सारा टीवी तो दिखा रहा है कि ठीक है, आप कह रही है तमाम आशंकाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। सारिका पासवान जी आरजेडी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारिका जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव क्यों नहीं थे? क्यों उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया? देखिए, बैठक जो है वो 17 तारीख की शाम से ही एक डिनर के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कि बिहार के तमाम लोग और भी देश के जो तमाम हमारे विपक्षी दलों के जो दलें हैं वो वहाँ पे लोग वहाँ शामिल हुए। डिनर भी हुई रात में, अगले दिन बैठक भी हुई और बहुत ही सफलतापूर्वक वो बैठक हुई। अब कौन पीसी करेंगे नहीं करेंगे, मुझे लगता है विपक्ष को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। वो हमारे पास ऑलरेडी वो टीम बनी हुई है और सबका अपना अपना दायित्व निर्धारित किया जा रहा है कि कौन पीसी करेगा और कौन किसकी क्या अहम भूमिका होगी। मुझे लगता लेकिन है सारिका जी देखिए, ये कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं थे जिनके बारे में, जिनकी एब्सेंस के बारे में हम यहाँ पर आप लोगों से सवाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जेडीयू का सबसे बड़ा चेहरा, लालू प्रसाद यादव आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा। देखिए, वहाँ पे हर एक चेहरा जो है ना अपने आप में बड़ा है। हमारे विपक्षी दल जो है, जिसमें कि 26 पार्टियों का कल जमावड़ा बेंगलुरु में था, वो हर एक चेहरा अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है। तो यहाँ अभी चेहरा चमकाने की राजनीति तो विपक्षी दलों की है ही नहीं है। अभी हमारे विपक्षियों की चिंता ये है कि हमारी बैठक में मोदी पे चर्चा क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे मोदी एजेंडे में ही नहीं कहीं है। हमारा एजेंडा तो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए हम लड़ाई इंडिया की लड़ रहे हैं। हम इंडिया वाले इंडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कि आज देश की जनता ग्रसित है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किस तरीके से मशीनरी संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने विपक्षियों को डराने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को अपने दल में मिला करके लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, किस तरीके से संविधान की हत्या की जा रही है। ऐसे अहम मुद्दे जो हैं वो इंडिया से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसकी लड़ाई के लिए इंडिया वाले लोग जो हैं अब तैयारी में है कि 2024 में उन सामंतवादी, उन पूंजीपतियों सोच और वो लोकतंत्र के हत्यारे और संविधान के विरोधी लोगों को, ठीक है, आपके मुताबिक लालू प्रसाद यादव भी नाराज नहीं है, मनोज लाल दास मनु के मुताबिक नीतीश कुमार नाराज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर पैदा किया जा रहा माहौल है बीजेपी की तरफ से। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। मनोज यादव जी से जल्दी से उनका ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। मनोज यादव जी, क्या लग रहा है, ये जानबूझकर माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, ये साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है, तमाम जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही है कि नाम पर ही तनातनी है और इसी नाराजगी के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने ये दो बड़े चेहरे, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? और ऊपर से जिस मोदी को हटाने की, हराने की आप लोग बात कर रहे हैं, उस पर जीरो डिस्कशन जयंत चौधरी की तरफ से खुलासा हुआ। संवेदनाएं प्रकट करूंगा उन उत्तराखंड देवभूमि के 10 लोगों को जो करंट से झुलस के मर गए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को ताकत दे और वहां की मौजूदा सरकार भाजपा की उनके परिवार को अच्छी मदद करे, जिससे कि उनके परिवार को इसको दुख सहने की क्षमता मिल सके और इस दुख को भूल सके। मैं महत्वपूर्ण बात पे आता हूं कि छटपटाहट क्यों है एनडीए को, किस बात के लिए छटपटा रहा है? नीतीश जी चले गए, लालू जी चले गए, कोई आया कोई नहीं आया, इस बात को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एक चीज मैं कह दूं जो मुझे समझ में आती है, एक चिंगम है मीडिया के लिए भी और मौजूदा सुशील कुमार मोदी जैसे भी भाजपा के नेताओं के लिए। आप चबाइए, जब हम मुंबई की बैठक करेंगे तब और भी कुछ होगा। इस बात की चिंता नहीं है। और नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी पे हम चर्चा क्यों करें? नरेंद्र मोदी पे क्यों चर्चा करें भाई? क्या नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान थोड़ी नहीं है? एक विचारधारा है और वो विचारधारा है आरएसएस की। उस विचारधारा ने इस देश में किस तरह से आतंक फैला रखा है, किस तरीके से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों सबके अधिकारों को छीना जा रहा है। हम उस पे बात करेंगे। देश को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, वो एजेंडे कौन से होंगे, वो कॉमन विन प्रोग्राम कौन से होंगे। ये देश तमाम सारी संस्कृतियों के आधार पे, तमाम भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे बना है। कोई एक मौसम का देश नहीं है, किसी एक रंग का देश नहीं है, एक संस्कृति को मानने वालों का देश नहीं है। हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जिससे कि देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ जाए। मुद्दा ये नहीं है कि नीतीश जी नाराज हो गए। जब 4 बर्तन है तो हो सकता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि वहां कोई नाराजगी, लेकिन 4 बर्तन है तो नाराजगी तो हो ही सकती है।
लेकिन एनडीए में तो महिमा मंडन होता है, सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, दूसरा कोई नहीं। तो क्या कोई ये मीटिंग इसलिए थोड़ी नहीं थी कि नीतीश जी का महिमा मंडन हो, अखिलेश जी का महिमा मंडन हो, राहुल जी का महिमा मंडन हो? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। देश को सही दिशा और दशा में ले जाना है। किसी एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए ये गठबंधन नहीं हुआ है, इसीलिए इसका नाम बहुत सोच समझ के इंडिया रखा गया है। इंडिया का मतलब भारत। जो मेहनत और मैं तो कहूंगा जिनको दिक्कत है शिल्पा जी, बात ये कही जा रही है कि कांग्रेस ने उसे हाईजैक कर लिया है, इस वजह से नाराजगी और ज्यादा। तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? अरे तो हमने कोई भाजपा नहीं, अगर मान लेते हैं कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया तो बीजेपी को दिक्कत काहे की दिक्कत? भाई हम लोगों को दिक्कत होनी चाहिए ना, हम तो दिक्कत नहीं कर रहे। न सपा दिक्कत कर रही, न जेडीयू, न आरजेडी, न आरएलडी, ना आप पार्टी, कोई नहीं दिक्कत कर रहा है। बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, मीडिया को भी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं, नो मेडिसिन फॉर दिस इलनेस। रहे हैं एसएन सिंह से, जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। सिंह साहब, देख रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत परेशानी है भी, चार बर्तन है आपस में, अगर थोड़ा मोटा वो खटक भी रहे हैं, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिक्कत है, दिक्कत भ्रष्टाचारियों को है। अच्छा। जो भ्रष्टाचारी गले मिल रहे हैं एक दूसरे के, इस नाते की भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल जाए, तो मुझे लगता है उस भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। दो बड़े आंदोलन भारत में होते हैं, एक जेपी आंदोलन से ही लालू जी की भी उदय होती है, नीतीश जी की भी उदय होती है, आगे चलकर मुलायम सिंह जी उस आंदोलन से जोड़ते हैं, और तीनों लोग भ्रष्टाचारी कहकर कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजाते हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो जाते हैं, लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री रहते ही चारा घोटाले में फंस जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से घोटाले में समाजवादी पार्टी के सभी लोग, कई इनके मंत्री अभी जेल में हैं, कुछ 3 बार के सांसद, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, वो जेल से भी थोड़े दिन के लिए बाहर आए। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का एक महागठबंधन हो रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी उपनिवेशवाद और भारत को लूटने के लिए आई थी, उसी तरह से फर्जी है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है भारत को पकड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पे प्रदेश और देश की जनता जानती है कि जो 400 पेज का आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर घूमती थी, वो, और जो टीएमसी और एनसीपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाते इसका उदय हुआ था। दूसरा, और वो आप इनकी पोल खोलते रहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन से आप लोगों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इस पर मैं आगे भी आपसे करूंगी बात, मेरी मजबूरी है सर, मेरी मजबूरी है। ब्रेक के बाद मैं सीधे आप ही के पास आऊंगी। तमाम जो पार्टियों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, विस्तार पूर्वक जवाब दीजिएगा। चाहे कांग्रेस इस पूरे गठबंधन को हाईजैक करे, चाहे इंडिया नाम पर आपसी इनके मतभेद हो, कितनी भी तनातनी क्यों ना हो, बीजेपी इस बार नहीं बचने वाली। किसी भी तरीके से देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लोग साथ आ रहे हैं, और अब आप लोगों की खैर नहीं। ये सवाल देखिए क्या है, बोलिए बोलिए सिंह साहब की आवाज दीजिए। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है सर, बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक एक पार्टी का करप्शन देखिए। सोनिया जी, राहुल जी बेल पर चल रहे हैं, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन घोटाले वाले उस बैठक में शामिल हो रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ के घोटाले करने वाली पीएमके उस बैठक में शामिल हो रही है, 23,000 करोड़ का आरोपी टीएमसी उस बैठक में शामिल हो रही है। आप लोगों के मुंह से ये आरोप अच्छे नहीं लगते सर? अजीत पवार को लेकर विपक्षी दल यही तो आरोप लगाते हैं कि अगर आप में नैतिकता होती, जिस मुंह से आप ये सवाल विपक्ष पर उठा रहे हैं, विपक्ष फिर अजीत पवार को लेकर भी तो आपसे सवाल पूछने का हकदार है। मनुष्य को छोड़ दीजिए, जानवर, पशु पक्षियों के ऊपर भी जो अपने जान पर बन आती है, तो एक घाट पर आकर जो एक दूसरे के जान के प्यासे होते हैं, जो ये कहते हैं कि सोनिया जी विदेशी मूल की है, समाजवादी पार्टी के लोग, उनको कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, वो सभी एक जगह पे आके अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने गले को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक होते हैं। तो देश और प्रदेश की जनता देख रही होती है कि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस से निकलते हैं,
कोई अन्ना आंदोलन से निकलता है, कोई जेपी आंदोलन से निकलता है। अब उसी कांग्रेस के सामने शरणागत होकर अगर सभी कहते हैं कि नहीं हम सब एक हैं, तो वोट तो प्रदेश की जनता को देना है, देश की जनता को देना है। तो मुझे लगता है कि वोट जो है वो विकास को मिलेगा, वोट करप्शन को मिलेगा नहीं, भ्रष्टाचार। लेकिन सिंह साहब, आप ये मानेंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे, ठीक है, अगर वो मतभेदों को ओवरकम करते हुए, उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करते हुए एक साथ आ रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि ठीक है आपसी मतभेद हो सकते हैं हमारे बीच में, लेकिन हमारा मुख्य एजेंडा है इस देश को बचाना, और इस देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ वो आप लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो आप लोग भी तो दूसरे दलों को ढूंढ रहे हैं ना, 38 दलों के साथ आप लोगों ने भी तो बैठक की है ना। आप 10 सेकंड दीजिए। मैं कह रहा हूं इंडिया को आप कैसे बचाएंगे? आपकी सरकार आती है तो आप धर्म की तुष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। आप धर्म की तुष्टीकरण के नाते कहते हैं कि भगवान राम की सत्ता ही नहीं है, भगवान राम नाम का कोई चीज नहीं है। आप एक धर्म के लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, दूसरे धर्म को मानते ही नहीं है। अच्छा। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की 3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, उन्होंने जो काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने बुनियादी ढांचे में काम किया, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, रोजगार के नाम पे कार्य किया, वो अपहरणवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो जब आप काम करते रहते तो लोग मानते। आप जब सरकार सत्ता में आए, चारा जो है वो मोटरसाइकिल पर लेकर चले गए। तो जब ऐसे लूट वाले एक साथ मिलेंगे, जेल बेल और मेल का जो खेल चल रहा है, तो इस जेल बेल मेल के खेल को कौन नहीं देख रहा है? आप अच्छे कार्य किए होते आरजेडी के साथ, अब वहां पर जिस तरह से जंगल राज कायम है, सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये सब लोग आकर एक साथ मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं। देखिए मनोज यादव जी, ये पागल हो चुके हैं। मनोज यादव जी से सवाल था सर। हाँ बिल्कुल। हाँ मैं एक बात बता दूं, अभी भगवा आतंकवाद की बात कही गई, हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये आतंकवाद का नाम किसने गढ़ा था? उसका नाम आर.के. सिंह था, गृह सचिव था देश का, यूपीए की सरकार में। अब कहाँ है? अब तो मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना बैठा है। ये सब एक नैरेटिव सेट करते हैं। इनके जासूस, इनके खुफिया लोग हर तरफ बैठे हुए हैं और किसी भी सरकार को बदनाम करने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं। क्यों ले लिया भगवा आतंकवादी कहने वाले व्यक्ति को? उस आर.के. सिंह को गोली क्यों नहीं मार दी जिसने इतनी गंदी बात कही थी? अगर आप में सच्चाई और दम है तो आपको इस तरह कोई एक्शन लेना चाहिए था। उसको बैठाल के सर के कैबिनेट मंत्री बनाते हो और इसके बाद विपक्ष पे आरोप लगाते हो, लालू प्रसाद जी पे आरोप लगाते हो, नीतीश कुमार जी पे आरोप लगाते हो। अरे किसी भी भ्रष्टाचार पे आप आरोप साबित नहीं कर पाए। और लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है उसकी सजा उनको मिली है। जिस तरह आपका रथ रोका उन्होंने, उसकी सजा मिली है। और एक बात है शिल्पा जी, मैं बता दूं, भाजपा के लोग, जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी बना देगा, जो शिक्षण संस्थान को सही कर देगा, उसको जेल जरूर भेजेंगे। ये मेरा दावा है, उठा के देख लीजिए विपक्ष के नेताओं ने। जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने एजुकेशन सिस्टम को सस्ता और अच्छा किया है, उसको इन्होंने जेल भेजा है, क्योंकि ये जाहिल बनाना चाहते हैं देश को। इनका सबसे बड़ा निशाना वही है। चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हो, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उनको जेल भेजा। आजम खान हो, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उनको जेल भेजा। लालू प्रसाद जी हो, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उनको जेल भेजा। ये उन सारे नेताओं को जेल भेजते हैं जो यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जो शिक्षा की चीजों को सही करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा जैसी नीचता की राजनीति करने वाला इस देश में, दुनिया में कोई दल नहीं होगा। सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप? सिंह साहब जवाब दीजिए। शिल्पा जी देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी के नीचपना का हद देख लीजिए। ए.आर. अंतुले का नाम नहीं लेते हैं कि ए.आर. अंतुले कांग्रेस के मंत्री थे। समाजवादी पार्टी के नीचता का हद देख लीजिए कि कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सजा दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। अरे मैं वो उसी पे तो बोल रहा हूँ। ए.आर. अंतुले का बयान था, दिग्विजय सिंह जी का बयान था, आप उस पे भी कुछ बोल लीजिए, उस पे कुछ सवाल पूछ लीजिए। लालू यादव को भारतीय जनता पार्टी ने सजा नहीं दी। लालू या कोर्ट में जाते हैं और विक्टिम करार दिए जाते हैं। मुझे लगता है इसको भी बेशर्मी का हद कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे लोगों के साथ खड़ा होकर अपने गायत्री प्रजापति के बारे में कह लें, यादव सिंह के बारे में कह लें, यूनिवर्सिटी बनाने की बात करेंगे, लेकिन 19 लोग रामपुर के ही खड़े होकर कह रहे हैं कि आजम खान साहब ने जबरदस्ती हमारी जमीन को हड़पने का कार्य किया।
मुझे लगता है कि मनोज जी को ऐसी बातों को नहीं कहना चाहिए, संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उस समय कांग्रेस की सरकार रहती है जब चौटाला जी को दोषी करार दिया जाता है, जब उनके खिलाफ पहला FIR दर्ज होता है, उस समय वहां पे कांग्रेस की सरकार होता है तो लालू प्रसाद यादव जी की खुद की सरकार रहती है। इसको कहते हैं बेशर्मी की हद की। आप कुछ भी कह दें, चैनल पर बैठ के आपको जानकारी नहीं। AR अंतुले, ठीक है सर, मैं लालू प्रसाद यादव पर आज जड़ी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। सारिका पासवान जी वो कह रहे कि इंसान तो इंसान, लालू प्रसाद यादव ने तो पशुओं को भी नहीं छोड़ा था, उनके चारे में भी लूट मचा दी थी, और ये लोग अब देश की फिक्र कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने जेपी मूवमेंट से निकले हुए तमाम नेताओं का नाम लिया, लेकिन इनके पास एक्चुअली ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जिससे ये बता सके कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस मूवमेंट से आई है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ और फरेब और जुमलेबाजी के लोगों की सरकार है। मैं इनको बताना चाहूंगी, ये जानकारी की बात करें तो शायद इनको जानकारी नहीं है कि टीडीपी के 4 ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त सांसद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति जो है ना वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। मैं इनको जानकारी और थोड़ा बुलंद करना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान जिनपे की सीबीआई की रेड पड़ी थी, जिनपे की एक प्रवेश परीक्षा के करोड़ों रुपए के घोटाले का जिनपे की इल्जाम था, और उस इल्जाम के तहत कई ऐसे गवाह थे जिनकी की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई, वो इनके ही पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मुकुल रॉय, वेस्ट बंगाल के मुकुल रॉय के बारे में कौन नहीं जानता है भाई, भ्रष्टाचार के वो मतलब कहते हैं बेताज बादशाह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुनाए गए थे एक टाइम में, और वही मुकुल रॉय जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। रिसेंटली मैं इनको याददाश्त अगर बहुत कमजोर है तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी कि अजीत पवार के साथ फर्नांडिस की एक रिकॉर्डिंग जो है बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजीत पवार को तो मैं जेल में चक्की पिसलाऊंगा, लेकिन जब अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा तो वही अजीत पवार जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। तो देखिए शुद्धिकरण हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो मतलब क्या मैं बताऊं, वो ऐसी क्लीन चिट देने वाले वॉशिंग मशीन है। सारे संस्थाओं का दुरुपयोग हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। आपको डर और तकलीफ, और अगर वाकई में आप भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले भारतीय जनता पार्टी होते तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के खुद अपने पार्टी में है। अगर वो शुरुआत वहां से करती तो शायद आज देश जो है ना वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया होता। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करना है, भ्रष्टाचारियों को अपने खेमे में शामिल करना है। सारे के सारे दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहे जा सकते हैं, किसी का कम किसी का फालतू। लेकिन हिमांशु कुमार देखिए, फिलहाल अब इस इंडिया गठबंधन को लीड कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या आपको आगे उम्मीद लग रही है? एक के बाद एक इस गठबंधन पर हमले होते हुए, कभी नाम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी आपके अंदर खाने एकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके सामने, इसे बनाए रखना और आगे सरवाइव करना, सरवाइव करने के साथ साथ बीजेपी को हरा कर दिखाना। खुश रहने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी को खुश रहने का मौका है, खुश हो जाए, लेकिन अंदर खाने इतनी दुख है इनके मन में कि अपनी पीड़ा को ये व्यक्त नहीं कर सकते। इनकी जो पीड़ा है वो इनकी बेचैनी से समझी जा सकती। कांग्रेस कोई लीडिंग जगह पर नहीं है, लीडिंग पोजीशन पर नहीं है। सभी 26 दल के जो नेता हैं, जो सब एक साथ हैं, हम सभी अपने पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई अपने पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा है। इस देश की जनता के लिए, इस देश की जमहूरियत के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आजादी की दूसरी लड़ाई। हमारे मित्र भाजपा के कह रहे थे, मैं बड़ी गंभीरता से इनकी बातों को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार की बात करते हुए आपको क्यों नहीं शर्म आ रही है? 9 वर्ष तक आप शासन में रहे हैं, आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? कार्रवाई करते हुए किसने रोका था आपको? आप कार्रवाई करते, लेकिन आप कार्रवाई करने के बदले गलत GST ले आए, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ले आए, आप नौजवानों के खिलाफ एक कानून ला करके, अग्निवीर योजना ला करके सबको पैरालाइज कर दिया। तो ये जिन के खिलाफ कानून लाया, जिनके लिए कानून लाया, वह सभी लोग आज आंदोलनरत रहे, चाहे किसान हो या इस देश का नौजवान हो। तो आज विपक्ष का यह मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है
तो यह देश है, इसीलिए हमने अपने मोर्चा का नाम, अपने सभी 26 दलों का जो एक मोर्चा बना है उसका नाम इंडिया रखा है। क्योंकि यह देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल है। यह जो मुद्दा है वह देश के लिए है और देश की जनता के लिए जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये लोग बेकार और बीजेपी के सामने, उनके एनडीए के सामने ये चैलेंज है कि कैसे अब इस इंडिया की काट ढूंढकर वो लाते हैं। मनोज लाल दास मनोज जी, देखिए हिमांशु कुमार कह रहे हैं कि आजादी की दूसरी लड़ाई है। ऐसे में आजादी की दूसरी लड़ाई में नीतीश कुमार तो सबसे पहले सबसे आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, तो अब गायब गायब से क्यों दिखाई देते हैं तस्वीर से? देखिए, अभी भी नीतीश कुमार जी आगे खड़े हैं। ये कुछ लोगों की अपनी है कि किसी तरह इसमें फूट है, क्योंकि उन लोगों ने 39, 40, 50, 45 कितने लोगों का कुनवा बना लिया जिसको कल तक नहीं जानते थे। लग रहा है कि किसी तरह ये कुनवा टूट जाए, लेकिन ये इनका रहेगा। बोलने के लिए पता नहीं किस मुंह से आज भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आता है। आज तक येदियुरप्पा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक विश्वास शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक 5 दिन पहले जो प्रधानमंत्री अपने पता नहीं वो मुंह से बोलते हैं या किस चीज से बोलते हैं कि जिन्होंने कहा कि एनसीपी में सिंचाई योजना तो कौन घोटाला, ये सब घोटाला है, और उसके बाद फिर उसको लेकर वित्त मंत्री बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो अब इस पर जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने मोदी की चर्चा ही करना बंद कर दिया। जो भी बैठक में होगी उसमें अब कोई मोदी जी की चर्चा कुछ होगी ही नहीं। मोदी अब कोई फैक्टर ही नहीं रहे हैं। इतने ज्यादा वो शर्मनाक काम कर दिए कि जिससे कि अब कोई चर्चा फर्चा की जरूरत ही नहीं है। केंद्र के अंदर जो जिस तरह से सरकार है, जिसके भी इशारे पर जो भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुकी है, जनता के साथ जो वादे किए गए वो वादे का एक भी कोई नहीं ऊपर हुआ। न महंगाई कम हुई, न काला धन आया, न जो लोग इनके सगे संबंधी लेकर भागे हुए थे वो लोग पकड़ा के यहाँ आए। आज महीनों तक आकर पाकिस्तानी एजेंट पटना में बिहार देश में रह जाती है और उसको इनके समझ नहीं आता है। तो ये सब इनका है। किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि आपकी बात से समझ में आ रहा है। मनोज यादव जी, मैं आपसे आगे समझना चाहूंगी इस पर कि क्या ये कहा जाए कि बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में विपक्षियों ने नब्ज पकड़ ली है कि आखिरकार बीजेपी को कैसे पटकनी दी जा सकती है? जब तक मोदी के खिलाफ बोला गया, जब तक मोदी को गरियाया गया, तब विपक्ष को कहीं ना कहीं नुकसान ही उठाना पड़ा। तो क्या इस वजह से स्ट्रेटेजी में चेंज लाया गया है? इस सवाल का जवाब मनोज यादव से लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा सुनवा देते हैं तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद जीतन राम मांझी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, सुनते हैं। देखिए, अपना महागठबंधन कितने दलों से है आप देख लीजिए। वो छुटपुटिया लोगों से कुछ होना जाना है नहीं। अपना पूरा सबका समर्थन है और पूरे लोगों का समर्थन है, पूरे देश के लोगों का समर्थन है महागठबंधन को। इसलिए भाजपा की सरकार है, भाजपा का बहुमत है। छोटे छोटे को लेकर के चलना चाहती है। लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को एक होकर मैंने एकीकृत हिंदुस्तान का, भारत का ये सपना अपने वक्ष स्थल में वो पिरोए हुए। मनोज यादव जी, नब्ज पकड़ ली है आप लोगों ने? मोदी की नहीं, मुद्दों की बात करनी है। मनोज यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, ये माना जाए कि नब्ज पकड़ ली है विपक्षी दलों ने। मोदी की बात नहीं, अब मुद्दों की बात करनी है। निश्चय ही शिल्पा जी, ये देश 9.5 सालों से लगभग मुद्दा विहीन हो गया था। हाँ। कोई मुद्दा नहीं था, कोई जन की बात नहीं थी, सिर्फ मन की बात थी। जब जिस सुबह मोदी जी को जो मन कर जाए वो संडे को सुना देते थे, और जब दिल कर जाए वो रात को कोई फैसला सुना देते थे। 12:30 बजे रात को भी ये कुछ भी लागू कर देते थे। जन की बात करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, मन की बात कर रहे थे। मुद्दे तो बहुत दूर रह गए। आप एक नेता
पूरे एनडीए में एक दो पर छोड़ लेके एक दो बार सरकार को थोड़ा बहुत आईना दिखाने की कोशिश, पूरी कैबिनेट पूरा एनडीए मोदी के सामने सर बिल्कुल नतमस्तक रहा। और यही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हाँ। सरकार में रहो, गठबंधन में रहो, हाँ। या अपनी ही पार्टी में रहो, ऐसे मुद्दे जरूरी होते हैं हाँ। जो देश के लिए लाभकारी और लाभदायक न हो तो उनपे सवाल उठना चाहिए। विपक्ष ने जब सवाल उठाया तो विपक्ष को ही आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी कि 100 जुगनू भी मिलकर सूरज का सामना नहीं कर सकते हैं। इंडिया के खिलाफ भारत लेकर आए हैं और भारत की जीत होगी। देखिए, तो ये स्वयं को गाली देने वाली स्थिति में आ गई बीजेपी। अभी जिस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि मोदी जी वोट मांग रहे हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, तो क्या वो मोदी जी को कुछ गलत कहने का प्रयास कर रहे हैं? या हम देखते हैं क्रिकेट में टीम इंडिया कहा जाता है, बड़ा फेमस नारा है टीम इंडिया, टीम इंडिया, टीम इंडिया। कह रहे हैं कि इंडिया वाले तो भारत अपने के साथ चलते हैं और भारत के है हमारे साथ, लेकिन हाँ, बिल्कुल एक बेहतर बात, समूह द्वीप समूह बड़ा जेडीएस, ठीक है सर, मैं रखना चाहूंगी जाते और इसमें कुछ अंग्रेजियत भी नहीं। अभी खिलाफ भारत में और कह रहे हैं कि ज्यादा है भारत इस देश के एक एक बसा हुआ है और इंडिया के सामने भारत टिकेगा, भारत ही जीतेगा। सारिका जी, मेरी आवाज मिल रही है? फाइनल कमेंट चाहूंगी आपके। जी बिल्कुल शिल्पा जी, अभी हमने देखा वाकई में ये तो कहते हैं कि खुद को ही आईना दिखाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। हाँ। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हाँ। ये सब जो है ना हम लोगों से बना हुआ है। हम एक भारतीय जो एक भारतीय से जुड़ा हुआ बना हुआ है ये देश, चाहे वो इंडिया हो चाहे भारत हो। लेकिन हाँ, अब जो तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है, जात धर्म और देश और राज्यों को बांट करके, वो अब इनके पास मुद्दा नहीं रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की वाकई में चिंता है कि विपक्षियों की बैठक में इनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। चिंता है हमारी आज देश को बचाने की, और चर्चा भी हमारा यही है, देश और संविधान और लोकतंत्र को बचाने। मोदी कोई फैक्टर कभी नहीं थे, की सत्ता उन्होंने लगभग बर्बाद कर दिया है। देश को बचाने की मुहिम में तमाम विपक्षी दलों का जमावड़ा, ये बैठक और अंडर वन रूफ जो जमा हुए हैं, वो शक्ति प्रदर्शन जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की नींद। और विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा तो मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि कल पूरी रात प्रधानमंत्री जी सो नहीं पाए हैं, अपने वो कॉरिडोर में बीजेपी हैं और बीजेपी के साथ तमाम शहीद दल। ठीक है मनोज, ठीक है मनोज कलदास, जल्दी आपका इंडिया के खिलाफ भारत लेकर आ रहे हैं। देखिए, सुशील मोदी क्या बोलते हैं इसको बिहार की जनता नोटिस नहीं लेती है। देश की जनता तो खैर सुशील मोदी को जानती भी नहीं होगी। और जिसके खुद सबसे बड़े मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री है, उनके ऐसा अगर कोई झूठा प्रधानमंत्री इस विश्व में हुआ नहीं हो, वो खुद कभी इंडिया को वोट दो, इंडिया को वोट दो, इंडिया को वोट दो चिल्लाते रहते हैं। और आज इनको लगता है वो अभी क्षेत्रवाद के खिलाफ बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे। इनका छोटका मोटका मोदी जो है क्षेत्रवाद की चर्चा कर रही है। इसलिए हिमांशु कुमार, फाइनल कमेंट आपका। ठीक है, भारत का मुकाबला इंडिया कैसे करेगा? देखिए, ये बात बताने के लिए, बात बनाने की बात, भारत है कौन? भारतीय जनता पार्टी घुमा फिरा करके ठीक है इस भ्रमित करना चाहती इस देश की जनता को। लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। अकाली दल, मिजो नेशनल फ्रंट और कुको जैसे पार्टी से इन्होंने समझौता किया, जो कभी भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे। तो भारत की एकता और अखंडता पर यदि कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ के प्रकार सत्ता में बने रहना भारतीय जनता पार्टी की नियति है। इस देश की जनता और इस देश से इस भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। इसलिए चक दे इंडिया, इस बार इंडिया जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो अलगाववादी नीति है, सत्ताधारी नीति है, वो हारेगी। निश्चित रूप से इंडिया जीतेगी। चक दे इंडिया भारत का मुकाबला कैसे करेगी? मनोज यादव जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। नहीं, देखिए, भारत कैसे हो सकते हैं? ये तो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग हैं। इनके लिए जम्मू द्वीप ही सही रहेगा। JDS, जम्मू द्वीप समूह, अगर ये नाम रख लेंगे तो शायद इनको कुछ स्टिक थोड़ा सा मिलता मुझे नजर आएगा, निश्चित ही। लेकिन अब ये नहीं बदलते नाम। मैं तो कह रहा हूँ मोदी ही रख लो ना,
मोदी मोदी वैसे दिन भर होता है पूरे देश में। आप अपना पूरा हटा के मोदी ही रख लो, अपने गठबंधन का नाम कुछ बना लो मोटिवेशनल करके कुछ। तो देखिए अब ये बौखलाहट है कि बीजेपी के प्रवक्ता से लेके और पूरी बीजेपी लगभग इंडिया का विरोध करती हुई नजर आएगी आपको पूरे चुनाव से पहले, और यही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। शायद ये विपक्ष की सबसे मजबूत चाल थी जो मौजूदा एनडीए के घटक दल और एनडीए के प्रधानमंत्री जी उसको झेल नहीं पाएंगे। किस तरह से 2024 की लड़ाई अब इंडिया वर्सेस भारत के दिलचस्प मोड़ पर आई नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का